हेलो मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे वन एवं वन जीव संसाधन, यानी कि जंगल और जंगलों में जो जीव पाए जाते हैं उसे एक संसाधन के रूप में हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमने देखा था पिछली क्लास में कि संसाधन हर एक चीज़ जो उपयोगी है और मानव के लिए बहुत ही संदर्भ की है, महत्व का है, मतलब का है, उसे हम एक संसाधन की तरह देखते हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो सड़क हो, वायु हो, चाहे फिर वो पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी, यहाँ तक कि जंगल खुद भी एक संसाधन है और इंसान भी एक संसाधन है। तो संसाधन हमने देखा, संसाधनों का विकास हमने देखा कि संसाधनों का विकास और संसाधनों के कारण विकास। क्योंकि अगर संसाधनों का पहला तो संसाधनों का विकास अगर होता है तो हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट और कंट्री और सोसाइटी और कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। डेवलपमेंट इस संदर्भ में कि हमें एक गांव को विकसित बनाना है, उन्नत बनाना है, सुविधाओं के मामले में वहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनके गुणवत्ता को बढ़ाने में। तो संसाधनों के विकास में अगर हम बात करें तो कैसे कोई चीज़ मानव के हस्तक्षेप से कोई चीज़ एक संसाधन में परिवर्तित होती है। दूसरा कि प्रकृति खुद कैसे एक संसाधन का विकास करती है। और फिर फिर हमारा विकास कैसे कि अगर हमने एक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कोई सड़क बना दी तो वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। उसी प्रकार से जैसे हम एक गांव में जगह जगह पे नलकूप या फिर कुएं बनवा दिए तो पूरे समुदाय का विकास हो गया, उन्हें जल मिलने लगा। स्कूल बना दिया तो उन्हें शिक्षा मिलने लगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। लेकिन अब दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे वन और वन्य जीव संसाधन। तो मानव और दूसरे जीवधारी जितने भी हैं वो सब मिला के एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ अगर पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में दिक्कत आ रही है तो बस इतना समझिए कि एक ऐसा जटिल सिस्टम है, माने एक संरचना जिसमें कि हम सभी मिलजुल करके एक इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं और हम इसके भाग हैं, एक भाग हैं। हम अपने आप को कर्ता धर्ता ना मान लें। अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। जैसे वायु अगर ना हो तो हम सांस ना ले पाएँ, जल ना हो तो हम जीवित न रह पाएँ, जल के बिना वायु, और मृदा ना हो तो हम अनाज उत्पादन न कर पाए। मृदा, जिस धरती पे हम रहते हैं वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है ना, मिट्टी। और मिट्टी एक संसाधन है, अगर आप में से कईयों को मालूम हो तो मिट्टी यूं ही नहीं पाई जाती, मिट्टी के बनने में लाखों साल का समय लगता है। तो ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं और विज्ञान से ज़रा सा भी ताल्लुकात रखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि मृदा एक संसाधन है और मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे कि लैंड एक रिसोर्स है, लैंड अलग चीज़ हो गई, मृदा अलग चीज़ हो गया, है ना। लैंड में हम मकान बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जिसका कि आज के आधुनिक मानव के इस्तेमाल या फिर उसके उपयोग के अनुसार हो। लेकिन मृदा जो है, मृदा, उसमें हम फसलों को उगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अनाजों को उगाते हैं जो कि हमारा एक भोजन होता है। चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो या फिर ज्वार हो, मक्का हो, इत्यादि इत्यादि। जहाँ भी जैसे भी प्रदेश हैं वो अपने हिसाब से फसलें उगाते हैं। तो उन फसलों का अगर ना हो, मतलब उनका उत्पादन, तो हमारे लिए भोजन मिलना दुष्कर हो जाएगा, हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। और इसलिए फिर हम देखेंगे कि
इस लॉजिक के अनुसार हमारी लाइफ जो है सो चलने वाली नहीं। विद इन फ्यू डेज हम सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वायु और पानी, इन दो चीज़ों से हम जीवित नहीं रह सकते। हम सांस ले सकते हैं 20 दिन 21 दिन, पानी पिए बिना भी 4 दिन रह सकते हैं, लेकिन भोजन ही मिलना बंद हो जाए तो कहाँ से हम जिएंगे, है ना। तो भोजन मिट्टी से आता है ना। मतलब इन तीनों चीज़ों के समावेशन से ही सब कुछ बनता है। अगर ये तीनों चीज़ ना हो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी चीज़ें। तो हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं आज। वन पारिस्थितिकी में प्राथमिक उत्पादक जो हैं, जैसा कि हमने कहा मिट्टी ना हो तो हमारे लिए दिक्कत, लेकिन मिट्टी में जो हम उगाते हैं और या जो उगता है, जैसे घास हो, सूक्ष्म जीव हो, जिसका सृजन खुद ब खुद होता है ना, या फिर मानव हस्तक्षेप से भी करते हैं, तो वो सारे जो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बढ़ते हैं, वो सभी प्राथमिक उत्पादक में आते हैं और उन पर हम आश्रित हैं, पूरी तरह से आश्रित हैं। चाहे वो खुद हम अनाज उगाते हों या फिर कोई और दूसरी चीज़ हो जो प्रकृति से हम लेते हैं, है ना। तो हम उन पर निर्भर हैं और जिन पर उन सभी पर उन पर जो है दूसरे और भी जीव निर्भर हैं, जैसे कि बकरी, जैसे कि खरगोश। अगर उन्हें भोजन चाहिए तो जंगलों में वही घास पात ये वो सारी चीज़ें खाते हैं। मुझे स्पेसिफिक नहीं पता है कि कौन सा जीव क्या खाता है, बट हाँ इतना मोटा मोटा ज़रूर पता है कि बकरी घास खाती है और शेर मांस खाता है। और हर किसी के जो अनाज हैं या हर किसी का जो भोजन है वो अलग अलग है, उपभोग वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, उनकी कैटेगरीज अलग होती है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत जैव विविधता के मामले में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। जैव विविधता एक शब्द है, जैव विविधता, विविधता, इसका सीधा सा मतलब है कि जैव का मतलब जीव समझिए, विविधता का मतलब डिफरेंसेस या फिर हाँ डिफरेंसेस मतलब अलग अलग होना, वैरी करना, कि कोई ऐसा है कोई ऐसा है कोई ऐसा है कोई ऐसा है। ये एक तरह से जो अंतर होता है, अंतर वही होता है विविधता का कारण, कि सब में कुछ मूल अंतर है, वही विविधता होती है। और विविधता को एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी में लिया जाता है ना, कि हम जितने विविध हैं उतने सक्षम हैं, उतने शक्तिशाली हैं, उतने ही अलग अलग आयामों पर हम खरे उतर सकते हैं। तो जैव विविधता, हमने कहा कि जैव विविधता में हम समृद्ध हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे किस्मों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि हमारे पास शेर भी है, बाघ भी है, हिरन भी है, बारहसिंघा भी है, हम बोलते हैं कि कस्तूरी हिरन भी है, हिरणों में भी फिर हिमालयन लेपर्ड क्या है वो, जो भी, फिर वो ध्रुवी भालू भी हमारे पास है। मतलब बेसिकली है कि नहीं इसे चेक करना आपका काम है, बट डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे भांति भांति प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसे हम देख करके कई बार डर जाते हैं और किसी को देख के हमें प्यार उमड़ आता है कि अच्छा कितना क्यूट दिख रहा है। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो विविधता का प्रकार है। वनस्पति जात जैसा कि बोला, पेड़ पौधे। एक जगह है पश्चिमी घाट में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ भांति भांति प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। उसी तरह से जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे चूँकि वनस्पति अधिक है तो बहुत सारे जीवों के लिए वहाँ भोजन पोषण बहुत सारी, है ना, उनका घर वो बनता है फिर, और वहाँ पे भांति भांति प्रकार के जीवों का सृजन भी होता है और इसी कारण से विविधता भी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो बेसिकली जहाँ भी जीवन के आसार होंगे वहाँ पे विविधता होगी, है ना, वहाँ पे विविधता होगी। यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी
अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपने कई बार डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि भारत इसमें अग्रणी है, समृद्ध है जैव विविधता के मामले में, और विश्व की 8% प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। विश्व के जितने भी हैं उसमें से 8% प्रजाति जो है अकेले भारत में पाई जाती है। पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा और इसका ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं असंवेदना का क्या अर्थ है पर्यावरण के प्रति, कि हमने विकास को आगे लेके आने के लिए जो इकोसिस्टम है और जो इकोलॉजी उसको ताक पर रख दिया, और इससे हुआ क्या कि संसाधनों पर, कौन से संसाधन, जैव संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। जैव संसाधन कौन से, वनस्पति जात और प्राणी जात, तो इन पर भारी दबाव पड़ा। हमने जंगलों का काटा सड़क बनाने के लिए, हमने नए नए बिल्डिंग्स बनाए और उसमें गर्मी से बचने के लिए नए नए रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स इत्यादि इत्यादि लगाए, जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तरह तरह के इमिशन जो गैसेज हैं उनका इमिशन हुआ, जिससे कि पर्यावरण में गर्मी बढ़ी। और गर्मी बढ़ने से फिर क्या हुआ, ऐसे जीव जो एक खास तरह के टेम्परेचर से ऊपर का गर्मी झेल नहीं सकते वो मर जाते हैं। इनफैक्ट हम भी, हमारे शरीर का तापमान भी अगर टॉलरेट नहीं कर पाए, अगर जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम भी शायद आने वाले 100-150 सालों में एग्जिस्ट ना करें। ये डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से हम पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील हैं और कितने गलत ढंग से हम विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कंसर्न का मुद्दा है। हमें ये मतलब जिसका हम संदर्भ ले सकते हैं, और संदर्भ ही नहीं लें, इसमें ठोस कदम भी उठाएं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। क्योंकि दूसरे ग्रहों पर जाने की बात बाद में, पहले पृथ्वी में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, ये आज के वैज्ञानिकों, इन्वेस्टर्स और पूंजीपतियों को सोचने का काम है। बाकी हम आम जनता जिसके पास वही हम विषहीन सांप है जिसकी बात कोई नहीं सुनता। जब तक हम फनकार ना मारे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे पास भी वो सत्ता, वो शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति के लिए ही लड़ाई करते हैं, लेकिन सही चीज़ के लिए होनी चाहिए। ठीक है, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, पहले ये समझ लेना ज़रूरी है ना। जैसा कि हमने कहा कि अभी दबाव बढ़ रहा है, दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, सबका नुकसान होगा। सबका नुकसान का मतलब क्या है, पृथ्वी खतरे में आ जाएगी, कुल मिला के जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो अगर जीवन को बनाए रखना है हमें, तो हमें संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो संरक्षण से परिस्थिति की विविधता बनी रहती है। हमने कहा विविधता, बायोडायवर्सिटी की बात की, विविधता जो है यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं और जातियों का पाया जाना, तो उनका अगर बना रहे, उनकी एग्जिस्टेंस अगर बनी रहेगी, वो अगर मौजूद होंगे, तो क्या होगा, हमारी जो परिस्थितिकी है, जो एक तरह के सिस्टम में हम लोग रहते हैं, वो सिस्टम सुचारू रूप से काम करेगी। अगर वो सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर गिद्ध ना हो तो क्या होता है कि सड़े गले मांस जो है वो कौन खाएगा भाई। पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं गिद्ध। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण, जैसे सूक्ष्म जीव का होना जरूरी है ताकि उन पदार्थों का अपघटन हो पाए, वो मिट्टी में तब्दील हो जाए। फिर मिट्टी क्या होगा, जिससे हम फसल उगाएंगे। फसल क्या होगा, फसल उगने के बाद उन मधुमक्खियों और बी जो होते हैं उनका होना जरूरी है ताकि फूलों में परागन हो पाए। तो इस तरह से हम देखें तो एक तरह की जो सर्कल है, एक तरह के जो परिस्थिति के तंत्र है, उसका बना रहना ज़रूरी है, और बने रहने के लिए विविधता का होना ज़रूरी है ना। आप कहेंगे कि एक जीव को मार देंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, हटा यार, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओवरऑल सीधी तौर पर हमें भले बात समझ में ना आए, लेकिन पूरे इकोसिस्टम का बने रहना ज़रूरी है। ठीक है। तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे कि जल, जीवन साध्य संसाधन किसे कहते हैं, जल, वायु और मृदा, इनका बने रहना वही होता है। मतलब इकोसिस्टम बनेगा तो ये सारी चीज़ें बने रहेंगी। या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता यानी कि जेनेटिक्स वेरिएशंस को भी संरक्षित करती है।
जेनेटिक्स वेरिएशन का होना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले हमने क्या देखा कि विभिन्न जातियों में बेहतर जनन का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि मतलब जो आने वाली संतानें हैं, चाहे वो किसी भी जीव की हो, किसी भी वो मजबूत हो, वो टिकाऊ हो, वो बलवान हो, यही है ना। तो ये उससे संरक्षित रहेगा। हम कहते हैं कि एक इंडियन किसी ब्रिटिशर्स या फिर कोई जैपनीज से शादी क्यों करे, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। हम एक ही तरह के लोगों से जब शादी करते हैं तो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस नहीं रहते, बच्चे उतने ज़्यादा साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते, इसलिए ये जेनेटिक वेरिएशंस ज़रूरी है। ठीक, हमारे पास इससे अच्छा उदाहरण फ़िलहाल नहीं था, इसलिए आई जस्ट स्किप दिस। जलीय जैव विविधता, ओके। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है। मोटे तौर पर जलीय जीव विविधता, जल माने मछली के लिए खाली है नहीं, मतलब पूरे जलीय जैव विविधता में हम सिर्फ मछलियों के लिए नहीं बल्कि जलीय जीव, जितने भी प्रकार के जलीय जीव हैं, सैकड़ों लाखों प्रकार के जलीय जीव हैं, उन सभी की विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वन जीवन रक्षण कानून 1972, तो हमने रक्षण की बात की, संरक्षण की बात की, तो इसके लिए तरह तरह के उपाय किए गए। कौन करेगा उपाय? सरकार करेगी, संस्थाएं करेगी। तो उसमें से सरकार ने कानून पारित किया, कई तरह के कानून पारित किए, जिसमें कि दो प्रमुख कानून हैं, वन्य जीवन रक्षण 1972, वन्य जीव अधिनियम 1980-86 उसी का। तो इन सब से हुआ क्या कि आवास, जो जहाँ पे जीव रहते हैं उनका रक्षण करना, जैसे हाथियों के निवास में हम ना जाएं, इंसान क्या करें, वहाँ पेड़ काट के अपना घर ना बना लें, ये खराब है। शिकार पर प्रतिबंध लगना जरूरी है ना, तभी बचेंगे वो। व्यापार पर जो है प्रतिबंध, व्यापार निषेध, तो ये सारे जो कानून हैं उसके माध्यम से यही सब चीज़ें की गई, उनका बचाव जिस भी प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने नेशनल पार्क बनाए, सेंचुरीज बनाए, हमने यहाँ तक कि जीव उद्यान बनाए। हालांकि जो जू है उसे भी संरक्षण के नाम पर बनाएंगे, लेकिन जू पार्क जो है वो बेसिकली एनिमल्स के टॉर्चर के लिए, उन्हें उनका सही जीवन वहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो जो जू है वो तो बंद होने चाहिए, निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि आप एक छोटे से इलाके में किसी जीव को कैद कर देते हैं और उसको भोजन के लिए आप पर आश्रित रहना पड़ता है कि शेर को अगर मीट चाहिए तो आप काट के कहीं से ला के देंगे। इट्स बैड लाइफ स्टाइल। एग्री और नॉट आप बता सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बाकी और कुछ हम कहें तो हाँ, इसमें बाघ परियोजना, तरह तरह के स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लाए। तो 20वीं सदी की शुरुआत में 55,000 से भी ज़्यादा बाघ थे। आज हालांकि 3,000 प्लस हो गए, लेकिन उस समय के डाटा के अनुसार 1,800 और उससे भी नीचे इसकी संख्या हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पे 150-200 करोड़ आदमी हो, वहाँ पर मात्र 1,000 बाघ हैं। सोचिए ज़रा कि जैव विविधता का क्या हाल हुआ है ना। आप कहेंगे यार बाघ का तो मरना चाहिए, शेर मरना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ बचेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब हम हर किसी को उसका आवास प्रदान करें, ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे जीव को भी उसके जो नंबर्स हैं उसे मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि भाई बाघ इतने ही होने चाहिए, वरना हमारे यानी इंसानों के ऊपर खतरे बन जाएंगे। तो हमने तो उस पर नियंत्रण रखा ही है, लेकिन विविधता का ओवरऑल बात यह है कि विविधता बनी रहनी चाहिए, है ना। अन्यथा उन संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।